मनुष्य हमेशा से अपने लाइफ को सुविधायुक्त बनाना चाहता है। अपने लाइफ को सुविधायुक्त बनाने के लिए वह प्रकृति को ऑब्जर्व करता है। इन्हीं ऑब्जर्वेशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वह नए नए नियम व सिद्धांत बनाते हैं और इन्हीं सिद्धांतों को विधिवत तरीके से जानने को हम विज्ञान कहते हैं। जब मनुष्य विज्ञान के नियमों को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है तो वह अप्लाइड साइंस कहलाती हैं। इसी अप्लाइड साइंस को हम इस विज्ञान के युग में टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जैसे इंटरनेट, टीवी, जीपीएस सिस्टम इत्यादि। इन टेक्नोलॉजी के विकास में सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए जानते हैं सैटेलाइट क्या है और यह कैसे काम करता है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल सैटेलाइट, जो कि प्रकृति प्रदत्त होता है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जैसे इनसेट, आईआरएस इत्यादि। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह वस्तु निश्चित ऊंचाई प्राप्त करने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। इसका कारण है पृथ्वी उस वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि हम इस वस्तु को कुछ ऊंचे स्थान से क्षैतिज दिशा में फेंकें तो वह कुछ देर तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर गिर जाती है। वस्तु के पृथ्वी पर गिरने के दो कारण हैं। पहला, पर्याप्त ऊंचाई का न होना। वस्तु को इतनी ऊंचाई से प्रक्षेपित करें जहां एयर रेसिस्टेंस न के बराबर हो, अर्थात लगभग 160 किलोमीटर। अन्यथा एयर रेसिस्टेंस की वजह से उसका स्पीड लगातार कम होता जाएगा और अंत में पृथ्वी पर गिर जाएगा या जल जाएगा। दूसरा कारण है पर्याप्त स्पीड का न होना। प्रक्षेपित करते समय वस्तु का स्पीड पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण यदि आप 8000 मीटर क्षैतिज दिशा में चले तो आप पाएंगे कि आप प्रारंभिक क्षैतिज रेखा से 5 मीटर नीचे चले गए हैं। प्रक्षेप्य पथ के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है और प्रत्येक 8000 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करने के बाद 5 मीटर नीचे आ जाती है। यदि प्रक्षेपित वस्तु एक सेकंड में 8000 मीटर दूरी तय करे तो वह हर क्षण 5 मीटर पृथ्वी की ओर गिर जाएगा। चूंकि पृथ्वी इसी रेट से कर्व हो रही है, इसलिए वस्तु व पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा नियत बनी रहेगी। अब यदि हाइट व स्पीड पर्याप्त है तो उस वस्तु को वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। जब हम किसी सरल रेखा में गति करने वाली वस्तु को हर क्षण 90 डिग्री से अर्थात उसके पथ के लंबवत खींचे तो वह वृत्ताकार पथ में गति करने लगेगा। इस प्रकार यदि सैटेलाइट को पृथ्वी तल से लगभग 160 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भेजकर उसे लगभग 8000 मीटर प्रति सेकंड का क्षैतिज वेग दे दे तो वह पृथ्वी के चारों ओर एक नियत कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। सैटेलाइट पर लगने वाले अभिकेंद्र बल सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर दिष्ट होता है। वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी सैटेलाइट की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। कुल ऊर्जा ऋणात्मक होने के कारण सैटेलाइट पृथ्वी से बंधा रहता है। यदि कुल ऊर्जा धनात्मक या शून्य हो जाए तो सैटेलाइट अनंत की ओर पलायन कर जाएगा। सैटेलाइट को नियत कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि रॉकेट का प्रारंभिक वेग पृथ्वी के तल पर किसी पिंड के पलायन वेग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। इस स्थिति में न तो वह किसी कक्षा में स्थापित हो पाएगा और न ही पृथ्वी पर वापस आएगा। रॉकेट से सैटेलाइट के रिलीज होने के बाद उसकी चाल पृथ्वी तल से ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए। सैटेलाइट के नियत कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद परिक्रमा करने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। लेकिन सैटेलाइट में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। यह इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से जनरेट की जा सकती है। पहला, सोलर पैनल से।
जिसमें सेमीकंडक्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा है सीबेक इफेक्ट से। उन उपग्रहों के मामले में जो सन से काफ़ी दूर भेजे जाते हैं, रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जहां रेडियो एक्टिव पदार्थों को रखा जाता है जो डिके होने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। थर्मोकपल का उपयोग करके सीबेक इफेक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। 1957 में रूस द्वारा स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उन्नति के फलस्वरूप भारत सहित कई देश दूरसंचार मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोगों के लिए मानव निर्मित सैटेलाइट्स को कक्षाओं में प्रमोचित करने योग्य बन गए हैं। सैटेलाइट को अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग कक्षाओं व ऊंचाइयों में स्थापित किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख है। पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट पृथ्वी तल से लगभग 500 से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। चूंकि इन उपग्रहों का आवर्तकाल लगभग 100 मिनट होता है, अतः ये किसी भी अक्षांश से दिन में कई बार गुजरते हैं। इस पर लगे कैमरे द्वारा किसी एक कक्षा में केवल पृथ्वी की एक छोटी पट्टी का दृश्य लिया जा सकता है। संलग्न पट्टिकाओं को अगली कक्षा में देखा जाता है। इस प्रकार प्रभावी रूप से पूरे एक दिन में पट्टी दर पट्टी पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार सैटेलाइट द्वारा एकत्र सूचनाएं सुदूर संवेदन मौसम विज्ञान के साथ पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। भारत में पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया जाता है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए IRS समूह के सैटेलाइट ऐसे ही सुदूर संवेदी सैटेलाइट हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसे पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाता है। इस सैटेलाइट का आवर्तकाल 24 घंटे अर्थात पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर रखा जाता है, ताकि पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी व्यक्ति को दिन के किसी समय पर वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में उसी स्थान पर दिखाई दे जहां पिछले दिन उसी समय दिखी थी। अर्थात यह सैटेलाइट पृथ्वी के किसी स्थान को हर दिन सेम टाइम पर क्रॉस करता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह पृथ्वी की दिशा में ही घूर्णन करे, वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहे। यदि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पृथ्वी की दिशा में घूर्णन करे वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहे तो वह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पृथ्वी के इक्वेटर प्लेन में पृथ्वी के परितः वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाता है। यह सैटेलाइट पृथ्वी के किसी भी स्थान से किसी भी समय देखने पर स्थिर प्रतीत होता है। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें आयनमंडल द्वारा प्रवर्तित नहीं होती। दूरदर्शन प्रसारण व अन्य प्रकार के संचार में उपयोग होने वाली तरंगों की आवृत्तियां अत्यधिक उच्च होती हैं, अतः इन्हें सीधे ही दृष्टि रेखा से बाहर रिसीव नहीं किया जा सकता। प्रसारण केंद्र के ऊपर स्थापित जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन सिग्नल्स को रिसीव करके उन्हें पृथ्वी के वृहद क्षेत्र में वापस प्रसारित कर सकता है। पृथ्वी पर घरों की छतों में लगा डिश एंटीना इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। इस तरह से एंटीना की दिशा कक्षा में सैटेलाइट की स्थिति से एक बार मिला देने पर वह हमेशा उसके साथ संपर्क में रहता है। भारत में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाता है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए इनसेट समूह के सैटेलाइट ऐसे ही दूर संचार सैटेलाइट हैं। भारत में सैटेलाइट निर्माण से लेकर उसे लॉन्च करने की जिम्मेदारी इसरो की है। इन उपग्रहों की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगस्त 2018 में जब केरल में बाढ़ आया था तो इनसेट 3DR ग्राउंड स्टेशन पर रियल टाइम इमेज भेजती थी, जो बाढ़ बचाव कार्यों की योजना बनाने में काफ़ी मदद करता था। इसरो का ध्येय हमेशा से ही अमेरिकन व रशियन स्पेस एजेंसी से अलग रहा है। इसरो मौसम का पूर्व अनुमान, सुदूर संवेदन, दूरसंचार, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन जैसे जन कल्याण में उपयोगी प्रोजेक्ट पर काम करता रहा है।
इस प्रकार सैटेलाइट मानव जाति के विकास में अपनी अनोखी छाप छोड़ चुकी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।